अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है और मैं एक फ़िज़िशियन हूँ। आज मैं आपको उस बीमारी के बारे में बता रही हूँ जिसमें यरकान हो जाता है। ठीक है, तो कई तरह का होता है ये यरकान, यानी कि पीलिया जिसे कहते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो वो एक तो वायरसेस बहुत सारे हैं जिनकी वजह से होता है। उसमें ए बी सी डी ई वायरस है। ठीक है, लेकिन जो ए और ई वायरस है ना, उससे एक ऐसी बीमारी होती है कि मतलब कुछ दिन के लिए बुखार चढ़ जाता है, बहुत तेज़ सर्दी लगने लगती है और पेट में दर्द होने लगता है सीधी हाथ की तरफ को, जहाँ पे हमारा जिगर है वहाँ पे दर्द होने लगता है। और फिर जो है पेशाब या पीला आने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं और चेहरे का रंग भी जो है ना वो कुछ पीला सा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस बीमारी को देखने के लिए टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं कि कौन सा है। ठीक है, इसमें से दो ऐसे हैं जो ए और ई वायरस है ना हेपेटाइटिस का, जिससे ये एक्यूट बीमारी होती है। इसको अगर ट्रीट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और जिगर में कोई उसके असरात रहते नहीं हैं, ख़त्म हो जाता है, जो भी 2-4 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये फैलता कैसे है इसका आपको पता होना चाहिए कि ए और ई कैसे फैलता है। ये इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फीकल ओरल रूट से फैलता है, यानी ये जो वायरस है वो इजाबत में एक्सक्रीट होता है, निकलता है वो। तो अगर टॉयलेट जाए कोई और वो हाथ ना धोए सही से, ठीक है, तो उसके हाथ में वो वायरस आ जाएगा। अब अगर ऐसा पेशेंट बाथरूम का दरवाज़ा खोले, लॉक उसका, तो उसमें चला जाएगा वायरस। फिर वो आए और पानी पिए तो ग्लास में आ जाएगा, चम्मच उठाए तो उसमें चला जाएगा, प्लेट में खाना खाए उसमें चला जाएगा, और इस तरह से दूसरों को ये बीमारी लग सकती है। ठीक है, ए और ई की वो इस तरह से लगती है और ये वायरस जैसा मैंने बताया स्टूल में निकलता है। ठीक है, तो हाथ सही से धोना कितना ज़रूरी है। अब ऐसे पेशेंट्स को जो जॉन्डिस हो रहा है और अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, उनको डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको ए है या ई है। ठीक है, ए और ई की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें हाथ धोने का तरीका WHO हमें कहता है कि हाथ आप खुद देख लें, कि मैं आपको बताती हूँ किस तरह से धोने चाहिए। आपने पानी से गीले किया हाथ, साबुन लगाया, कोई सा भी साबुन हो। ठीक है, कोई नहीं कि ये वाले साबुन जो हैं जो एड्स में आते रहते हैं ये बैक्टीरिया मार देते हैं और ये और वो, कोई सा भी आप साबुन ले लें, हाथ में लगाएं, ऐसे ऐसे करें उसको। 5 सेकेंड्स आपने ऐसे करना है, 5 सेकेंड तक, फिर 5 सेकेंड ऐसे करना है, फिर 5 सेकेंड ऐसे करना है, फिर 5 सेकेंड ऐसे करना है, फिर नाखून को ऐसे करना है, और फिर हम मुसलमान हैं तो ज़रा यूँ करके भी कर लें हम। ठीक है, इस तरह हाथ धोते हैं। अब आप खुद सोचें कि हम कैसे धोते हैं हाथ। हम गए, ज़रा सा साबुन लगाया, यूँ बस निकला है, तो इससे तो कुछ भी सफाई नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि हाथ सही से धोएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही बताया कि खाने से पहले, बाथरूम से निकलने के बाद हाथ सही से धोएं हमेशा। ठीक है, लेकिन ये फैलने वाली बीमारी है, तो इस तरह से ये लोगों में, जैसे मैंने बताया, अगर ए हेपेटाइटिस वायरस आ जाता है, उसकी जो है ना वैक्सीन होती है, यानी जिस को हो गया है घर में, तो अगर बाकी कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो ये डॉक्टर से लिखवा के और ये वाली वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की मैं बात कर रही हूँ। और इसमें फिर ये होता है कि भाई उल्टियाँ होने लगती हैं, कुछ खाया नहीं जाता, भूख बिल्कुल मर जाती है, और कितनी बुरी हालत हो जाती है अगर किसी को हुआ हो तो फिर ये है कि भाई उसमें हकीम वगैरह के पास जाएँ, कोएक्स के पास जाएँ, तो वो कहते हैं कि भाई ये ना खाओ, वो ना खाओ, बुलावा खाओ, फलाना खाओ। कोई जो है ना चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए, और ये सब गलत है। पहले ज़माने में होता था ऐसा, तो डाइट की एडवाइस खुद नहीं खाया जा रहा है। पेशेंट से बुखार है, नोज़िया है, उसको उल्टी हो रही है, जब आहिस्ता आहिस्ता एपिटाइट, भूख खुद से खुलने लगेगी, तो आप जो भी पेशेंट का दिल चाह रहा है घर में जो बना हुआ है, रोटी, सालन, सब्ज़ी, सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल नमक मिर्च नहीं डला हुआ और उबले हुए खाने दे रहे हैं, तो वो खुद मतलब है कि उससे तो उल्टियाँ ही शुरू हो जाएंगी दोबारा।
ठीक है, एक तो ये चीज़ अपने जहन नशीन कर लें कि ये फैलता कैसे है। अब दूसरा जो वायरस है, ए और ई हमने कर लिया, ठीक है। अब बी और सी को देख लेते हैं। बी और सी इस तरह से नहीं फैलता, खाने पीने से स्टूल में वो इस तरह से नहीं निकलता है वायरस। अब किस तरह से फैलता है वो, कि जैसे खून लगा किसी को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसमें अगर है तो वो उसको चला जाएगा, ठीक है। कोई इंजेक्शन लगवाया, कॉन्टामिनेटेड नीडल थी, पहले किसी को लगा था और वही नीडल किसी और को लग गई, उससे हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वैक्स अताई डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, एक ही सिरिंज से वो पता नहीं कितने लोगों को जो है वो ड्रिप लगा रहे होते हैं, तो उससे फैल जाएगा। दूसरे जो हीरोइन और इस तरह के ड्रग जो लेते हैं ना, वो भी उससे लगाते हैं ना अपनी वेन्स में, तो वो भी एक दूसरे को, उनको कोई मालूमात तो है नहीं, वही सिरिंज से एक ने लगाया, वही सिरिंज से दूसरे ने लगाया, उसको चला गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरे जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं ना, बी और सी उस तरह से फैलता है, बी। और जो अगर दो आदमियों के ऐसे ताल्लुकात हुए, उससे फैलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अगर कान छिदवा रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ कौन सी नीडल से छिदवा लिया, उससे हो जाएगा। कोई भी नाक छिदवाए, कान छिदवाया, उससे हो जाएगा। उसके अलावा जो टैटूज़ करवाते हैं, यानी जो खाल गुदवा लेते हैं, उसमें कुछ डिज़ाइन बनवा लेते हैं या नाम लिखवा लेते हैं, उससे फैलता है। उसके अलावा जो हम पार्लर्स में जा रही होती हैं ना औरतें, और वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रही होती हैं, उससे ब्लैक हेड्स निकाल रहे हैं, पता नहीं मेरे निकाले, फिर किसी और के निकाल लिए, फिर किसी और के, वो कहाँ स्टेरलाइजेशन कर रहे होंगे भाई। तो इन चीज़ों से खुद अपना लेके जाएं। नेल कटर, सब घर वालों का अलग अलग नेल कटर होना चाहिए, अलग अलग कंघा होना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करें एक दूसरे की चीज़ें, ठीक है। इस तरह से फैलता है, तो ये बिल्कुल अलग है उसका फैलना। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान में जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, उसमें बच्चों को जब वो पैदा होते हैं 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद लग जाती हैं 2 डोजेज़। ये लेकिन बाद में शुरू हुई थी, जब हम छोटे थे उस वक्त ये नहीं लग रही थी। जो मुझसे बड़े लोग हैं उनको भी नहीं लगी हुई होंगी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आप किसी भी टाइम, अगर आपको ये बीमारी नहीं है, आप लगवा लीजिए। 1 डोज़ लगती है, फिर महीने के बाद 2, फिर दूसरी लगती है, फिर 6 महीने के बाद तीसरी लग, या 3 महीने के बाद तीसरी लग जाती है, ठीक है। वो आप करवा सकते हैं। जो सी है, सी वायरस जो है ना, वो उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और डी जो वायरस है, वो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो तो उसके ऊपर से वो डी वायरस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी की जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, वो जाके लगवा सकता है। ज़्यादातर जिन लोगों को ज़ाहिर ज़रूरत होती है, वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन हो गए, ठीक है, जो लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। लेकिन ये कि सबको लग जानी चाहिए। अगर ये दोनों वायरसेस खुदा ना करे एंटर हो जाएं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको इंजेक्शन लगवाने का बड़ा होता है भाई, मतलब कुछ थोड़ा सा बुखार हुआ, बस उनको होता है जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाए और ड्रिप ना लगाए, बस फिर तो ठीक होना ही नहीं है ना। ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगा दें। अरे भाई, इंजेक्शन उस वक्त लगता है जब आप या तो अस्पताल में एडमिट हो, इतनी तबीयत ख़राब हो, या फिर आप मुंह से खा नहीं सक रहे हो, उल्टियाँ हो रही हो, दस्त आ रहे हो, नहीं आपसे टॉलरेट हो रहा हो, तो फिर इंजेक्शन लगेगा ना। ड्रिप भी जब ही लगेगी। कमज़ोरी के लिए मुझे समझ में नहीं आता ड्रिप लगवा लेते लोग, किस लिए। तो नहीं लगवाएं। जितना ज़्यादा एक्सपोज होंगे इन सुइयों से, उतना ज़्यादा चांस है कि हेपेटाइटिस बी या सी अल्लाह ना करे हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी एंड सी जो बीमारी है ना, ए और ई की तरह नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती। ठीक तो हो जाएगा पेशेंट बिल्कुल उसी तरह जैसे ए और ई का ठीक हुआ था, और सालों वो ठीक रहेगा। लेकिन वो वायरस बी और सी का, वो जिगर में रह जाते हैं और उसको वो तबाह करते रहते हैं। पूरा जिगर का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज कर देते हैं, और फिर एक चीज़ हो जाती है जिसे टर्मिनल स्टेज, जैसे 15-20 साल के बाद सिरोसिस हो जाएगा। इसको हम काला गिरकान जो कह रहे होते हैं ना, कि भाई बी और सी जो है वो फिर रहता है, और 20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद ये इस तरह से लिवर जो जिगर है वो फेल होने लगता है। तो उसकी निशानी ये होती है कि पेट जो है वो फूल जाए, उसमें पानी भर जाता है, खून की उल्टियाँ आने लगती हैं, ब्लैक कलर का स्टूल आने लगता है, और इतनी तबीयत ख़राब होती है, बेहोशी हो जाती है। और जितने भी हमारे लिवर जिगर जो हमारे काम करता है, वो सब काम करने अगर बंद कर दें तो फिर टर्मिनल यानी कि ये स्टेज होती है, और बहुत ही तकलीफ दे होती है। हो सकता है कि आपने देखा हो किसी को अगर
ख़ानदान में या किसी रिश्तेदार को बी और सी हो तो आपको पता होगा कि कितनी कोई तकलीफ़ दे ये बीमारी है, ठीक है। तो उससे बचाव के मैंने सारे तरीके आपको बता दिए कि इन चीज़ों से आप बचें जिसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो शेव बनवाने के लिए जाते हैं ना सैलून में, उनमें पता नहीं कौन सा ब्लेड उसने यूज़ किया, उस तरह कौन सा यूज़ किया, वो कोई स्टेरलाइज तो करते नहीं है वो लोग। तो भाई अपनी ही लेकर जाइए, और उससे जब भी डॉक्टर से इंजेक्शन वो लगा रहा हो तो आप देखें उसने उसी वक्त सिरिंज खोली है उसमें से, पैक में से या नहीं, ठीक है। ऐसे ही उठा के लाएं, मत लगवाएं। ये तो कितना ख़तरनाक है ना। और ये तो मतलब ये कि डॉक्टर्स इस तरह से, जो अताई डॉक्टर हैं, और वो तो इस तरह से कर रहे होते हैं। तो फिर इसीलिए तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो रहा है ये। हेपेटाइटिस बी की मैंने वैक्सीनेशन बता दी, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, और तकरीबन 1990 में ये दरियाफ्त हुआ था। उससे पहले सबसे ज़्यादा जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस सी फैलता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन लोग को भी 90 के दौरान मिले हैं ना, वही लोग हैं जिनको ज़्यादातर हेपेटाइटिस सी हो गया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड में स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसी मतलब ये कि इलीगल लेबॉर्ट्रीज़ खुली हुई हैं जहाँ पे वो खून बेच रहे होते हैं, और ना उसमें उन्होंने टेस्ट किए हुए होते हैं, और जितने भी ये हीरोइनची वगैरह होते हैं उनका वो ब्लड लेके, क्योंकि वो बेच रहे होते हैं, उनको अपने हीरोइन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो ले के रख रहे होते हैं। अब सोचें, जिस तरह एड्स होता है ना, एड्स की बीमारी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी की आपको बताया। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब कितना ये ख़तरनाक है ना, तो इसकी एहतियात करना। और ए और ई मैंने बता दिया वो कैसे होता है, तो उसका बचाव हम कर लें। जो वैक्सीन है वो लगवा लें, जितना कर सकते हैं हम उतना तो कर लेना, बाकी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। कभी हमें नहीं पता चलता। जैसे डॉक्टर हैं, वो किसी का ब्लड निकाल रहे थे और सुई उन्होंने खींची और गलती से उनके अपने हाथ में लग गई, और बाद में रिपोर्ट आ गई जी कि वो हेपेटाइटिस बी है। तो फिर इस तरह से हो जाएगा। ऐसे इस तरह नीडल स्टिक इंजरी जो होती हैं उससे हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह आप जहन नशीन करें कि सफाई, हमारे मज़हब ने कहा है सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सफाई तो बताएं, मतलब अपने जिस्म की सफाई, अपने हाथों की सफाई, अपने घर की सफाई कितनी ज़रूरी है। और जब भी किसी को बुखार हो रहा है, टाइफॉइड भी जो है ना वो इसी तरह फीकल ओरल रूट जो मैंने बताया आपको कि हाथ सही से नहीं धोए, बैक्टीरिया जो है स्टूल में आ रहा है, और वो फिर आपने जहाँ जहाँ पे भी हाथ लगाया है जिस पेशेंट ने, वो सब चीज़ें कॉन्टामिनेट हो जाएंगी। उसको उठा के ग्लास पानी पिया, किसी ने दरवाज़ा खोला, किसी ने चमचा उठाया, बस सब इसी तरह से फैलता है वो। तो बाहर से जो हम खाने खाते हैं, हमें क्या पता किसको क्या बीमारी है, जो बना रहा था उसको क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो और वायरस अगर एंटर हो जाए या बैक्टीरिया, तो वो फ़ौरन जो है ना उसकी डिज़ीज़ नहीं होती। वायरस पहले अंदर जाता है या बैक्टीरिया अंदर जाता है, कुछ दिन तक वो मल्टीप्लाई करता रहता है, अभी जो बीमारी प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब अब हर वायरस या बैक्टीरिया का अलग अलग होता है, किसी का 1 हफ़्ता, किसी का 10 दिन, किसी का 1 महीना। तो मतलब फिर वो अगर किसी पेशेंट से एक्सपोज हुए हैं आप, तो जो वायरस का ड्यूरेशन है कि इतने दिन के बाद डिज़ीज़ होगी, उतने ही दिन के बाद होगी, ठीक है। तो बहुत दिन तक अगर आपको नहीं हुई है, आप एक्सपोज हो गए हैं, फिर भी आपको अगर उसकी अवेलेबल जैसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है तो लगवा लेनी चाहिए सबको, ठीक है। जिसकी नहीं है तो ज़ाहिरी बात है आप क्या करें, ठीक है। लेकिन अपना बचाव इस तरह कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई वायरस हो गया किसी को, या टाइफॉइड हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जो है उस पेशेंट के बर्तन अलग कर देना चाहिए, उसका तौलिया अलग कर देना चाहिए, उसकी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं सब अलग होनी चाहिए, ठीक है। फिर ठीक हो जाए तो मतलब वो सारे उन्हीं बर्तनों में खाना खा सकता है। तो आज मेरा मकसद ये था कि आपको मैं इस बीमारी के बारे में बता दूं, किस तरह से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मालूमात कैसी लगी, और आपको अगर किसी और बीमारी के बारे में मालूम करना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको बता दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफ़िज़।